युद्ध की पहली क्षति सत्य है। एशकलस का ये कहना आज भी कितना सही लगता है ना, खासकर जब हम आजकल के उलझे हुए जियोपॉलिटिकल संघर्षों को देखते हैं। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं ज्वलंत मुद्दे पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मुद्दा यह है कि यमन कैसे शायद अप्रत्याशित रूप से ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव बढ़ रहा है उसका एक नया मोर्चा बन गया है। और हमारी ये जो चर्चा है ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF में छपे एक ताज़ा विश्लेषण पर आधारित है। ये टॉपिक उन लोगों के लिए तो ज़रूरी है ही जो UPSC वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, मतलब इंटरनेशनल रिलेशन, सिक्योरिटी इशूज़, करंट अफेयर्स के हिसाब से प्रीलिम्स, मेंस दोनों के लिए। पर आम जानकारी के लिए भी ये समझना ज़रूरी है कि दुनिया में चल क्या रहा है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि ORF के इस विश्लेषण की मुख्य बातें समझें और ये देखें कि यमन की स्थिति असल में कैसे बदल रही है और इसके मायने क्या हैं, वो भी थोड़ा गहराई से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो लेख का मेन आइडिया है वो यही कि यमन अब सिर्फ कोई लोकल या रीजनल झगड़ा नहीं रहा। हाँ, बिल्कुल। ईरान और इजराइल के बीच जो बड़ा टकराव चल रहा है उसका एक अहम मैदान, एक फ्रंट बन गया है। लेख साफ कहता है यमन हैज बिकम द लेटेस्ट फ्रंट। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ। मतलब ईरान के लिए यमन अचानक इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया। हाँ, ये सवाल तो है। देखिए, हुआ ये कि सीरिया में ईरान के जो पुराने सहयोगी थे, नेटवर्क थे, वो थोड़े कमजोर पड़ गए। अच्छा। और लेबनान में हिजबुल्ला भी मतलब पहले जैसी स्थिति में नहीं है। तो ऐसे में तेहरान ने यमन के हूती विद्रोहियों को अपने प्रतिरोध के अक्ष, जिसे वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, उसमें सबसे एक्टिव और सबसे अहम भागीदार के तौर पर देखना शुरू कर दिया। और एक बात और है, ईरान बिल्कुल नहीं चाहता कि ये जो गजा का मामला है इसका कोई भी हल उसकी मर्जी के बिना या उसकी भागीदारी के बिना हो जाए। अच्छा, मतलब वो टेबल पर रहना चाहता है। हाँ, ORF का विश्लेषण यही बताता है कि अगर कोई डील होती है जिसमें ईरान नहीं है तो ये उसके लिए अब कह सकते हैं खतरनाक हो सकता है। क्यों? क्योंकि तब शायद इजराइल ज्यादा खुलकर सीधे ईरान से निपटेगा। ओह, ओके, समझ गया। तो एक तरह से हूथी विद्रोहियों को मजबूत करके, उन्हें हथियार देकर और लाल सागर में उनकी गतिविधियां बढ़ाकर ईरान भविष्य की किसी भी बातचीत में अपनी सीट पक्की कर रहा है। और साथ ही दुनिया को ये भी दिखा रहा है कि देखो हूथी कितने स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर बैठे हैं। लाल सागर जो दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक है, लेख इसी रणनीतिक महत्व को रेखांकित करता है। और विश्लेषण में ये भी है कि हूथी जिस तरह से बॉर्डर पार हमले करते हैं, मतलब उनकी ये जो आक्रामक आदत है वो उन्हें ईरान के लिए एक बिल्कुल सही साथी बनाती है। हाँ, आदर्श। इसके जरिए ईरान अपना असर बढ़ा सकता है, पश्चिम पर दबाव डाल सकता है और ग्लोबल ट्रेड और एनर्जी सप्लाई को डिस्टर्ब करके एक तरह से दुनिया पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर सकता है। लेख के शब्द हैं प्रभाव विस्तार, पश्चिमी देशों पर दबाव और दुनिया का हाथ मरोड़ने का जरिया। सही कहा। तो ये तो हुई ईरान की सोच, पर उन्होंने इसे जमीन पर उतारा कैसे? मतलब जब सीरिया और लेबनान में नेटवर्क कमजोर हुए तो वो जो खालीपन आया उसे भरने के लिए यमन में इतना पैसा, इतने हथियार, ये सब कैसे पहुंचाया? ORF कहता है कि एक स्ट्रैटेजिक वैक्यूम बन गया था। हाँ, ये अहम सवाल है और इसका जवाब ये है कि ईरान ने इस खालीपन को भरने के लिए हूथी में बहुत ज्यादा निवेश किया। कितना ज्यादा? विश्लेषण के मुताबिक उन्हें सिर्फ हथियार ही नहीं दिए गए बल्कि तस्करी के पूरे नेटवर्क बनाए गए और मिसाइल और ड्रोन बनाने की पूरी प्रोडक्शन लाइंस यमन में सेटअप करने में मदद की गई। प्रोडक्शन लाइंस यमन के अंदर? जी हाँ, इससे हूथी अब सिर्फ एक टैक्टिकल एलाई नहीं रहे, वो एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन गए हैं। अच्छा, ये फर्क महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ इजराइल से लड़ने के लिए नहीं है, ये ईरान की उस बड़ी रणनीति का हिस्सा है जिसमें वो खाड़ी देशों को जैसे सऊदी अरब, UAE को डराता है और इस क्षेत्र में अमेरिका के हितों को सीधी चुनौती देता है। और एक बात जो वाकई चौंकाती है जो विश्लेषण में है वो ये कि जब ईरान और इजराइल का सीधा टकराव हुआ तो उम्मीद थी कि शायद ईरान थोड़ा पीछे हटेगा, अपने अंदरूनी मामलों पर ध्यान देगा। हाँ, लॉजिकल लगता है। पर हुआ बिल्कुल उल्टा। ईरान की जो IRGC है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स,
उन्होंने हूती के लिए हथियारों की तस्करी और तेज कर दी। तेज कर दी। हाँ, सैकड़ों टन हथियार भेजे गए, पूरी प्रोडक्शन लाइंस भेजी गई। बाप रे। और इससे भी ज्यादा जो चिंताजनक बात है वो ये कि रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने कथित तौर पर अपना जो नशीली दवाओं का कारोबार है, नशीली दवाएं। हाँ, खासकर कैप्टागन का उत्पादन, ये एक तरह की एम्फेटामीन है, उसका कुछ हिस्सा सीरिया से हटाकर हूथी नियंत्रित यमनी इलाकों में शिफ्ट कर दिया है। ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। इसके तो कई मतलब हो सकते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत गंभीर आरोप है और इसकी दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। अच्छा, ये तो हुई ईरान और हूथी की बात। अब थोड़ा इजराइल की तरफ देखें। उनकी क्या रणनीति रही है हूथी के खिलाफ? क्या उसमें भी कोई बदलाव आया है? हाँ, उसमें भी बदलाव दिखा है। शुरुआत में तो शायद वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर रहे थे, जैसे पोर्ट्स, तेल वगैरह। विश्लेषण में था कि लगभग 85% पोर्ट क्षमता नष्ट हो गई थी। जी हाँ, शुरुआत में फोकस वहीं था। बंदरगाह, तेल सुविधाएं, बिजली स्टेशन, काफी नुकसान पहुंचाया था। लेकिन हाल में, जैसा कि लेख बताता है, हमलों का फोकस हूथी लीडरशिप पर ज्यादा हो गया है। अच्छा, टारगेटेड किलिंग्स। हाँ, 8 सितंबर 2025 को सना में 7 मिड लेवल हूथी मिलिट्री कमांडरों की हत्या हुई, जिसकी पुष्टि भी हुई। इसे एक बड़ा एस्केलेशन, मतलब तनाव में एक बड़ी बढ़त माना जा रहा है। 7 कमांडर एक साथ। हाँ, ये तो बड़ा कदम है। बिल्कुल। और इन हमलों का मकसद सिर्फ दिखाना नहीं था, बल्कि हूथी के जो मिलिट्री कमांड और कंट्रोल का ढांचा है, उसे सीधे सीधे कमजोर करना था। लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि इन इजरायली हमलों में आम नागरिक भी मारे गए। हाँ, ये तो होता ही ऐसे संघर्षों में। और ORF का विश्लेषण इसे एक तरह की दोहरी रणनीति बताता है। एक तरफ तो हूथी पर मिलिट्री और पॉलिटिकल दबाव बनाना, और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर दबाव डालना कि वो हूथी के खिलाफ ज्यादा सख्त रवैया अपनाए। समझ गया। तो मतलब अब यमन और लाल सागर का ये पूरा इलाका ईरान के लिए एक तरह का आगे का मोर्चा बन गया है, जैसे लेख में कहा गया, फॉरवर्ड फ्रंट। हाँ, बिल्कुल सही। अब हूथी विद्रोही ईरान के प्रतिरोध के अक्ष में शायद सबसे अहम और रणनीतिक साथी बन गए। सबसे अहम, हिजबुल्लाह से भी ज्यादा शायद इस समय। हाँ, उनकी जो क्षमता है सऊदी अरब और UAE जैसे पड़ोसियों को धमकाने की, इस इलाके में अमेरिकी ठिकानों और नेवी के जहाज़ों को खतरा पहुंचाने की, और अब तो वो खुलकर इजराइल को निशाना बना रहे हैं। हाँ, ये सब मिलकर यमन को एक घरेलू लड़ाई के मैदान से उठाकर एक रीजनल और इंटरनेशनल मोर्चे पर ले आया है। और तेहरान के नजरिए से देखें तो हूथी एक तरह से बोझ बांटने का काम कर रहे हैं, बर्डन शेयरिंग जिसे कहते हैं। अच्छा, मतलब ये कि हूथी के जरिए ईरान इजराइल और उसके साथियों पर दबाव डाल रहा है, लड़ाई को लाल सागर तक खींच रहा है, जो ग्लोबल ट्रेड के लिए कितना जरूरी है। और ये सब करते हुए ईरान पर सीधा दबाव कम रहता है। हाँ, ये तो चालाक रणनीति लगती है। कम लागत, ज्यादा असर। बिल्कुल। लेकिन इस सब की कीमत कौन चुका रहा है? जाहिर है, आम लोग। विश्लेषण कहता है कि हूती की ये जो बाहरी आक्रामकता है, इसकी यमन के आम नागरिकों को बहुत भारी विनाशकारी कीमत चुकानी पड़ रही है। हाँ, ये सबसे दुखद पहलू है। एक तरफ इजरायली हमले हैं जिनमें आम लोग मारे जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हूती नेतृत्व है जो अपने ही लोगों की तकलीफ और नुकसान की तरफ से पूरी तरह उदासीन। हाँ, लेख में साफ लिखा है कि हूती लीडरशिप ने लोगों को हमलों से बचाने के लिए कोई शेल्टर नहीं बनाए, कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया, कोई इमरजेंसी प्लान नहीं बनाया। मतलब लीडरशिप सुरक्षित है। हाँ, लीडरशिप तो सुरक्षित जगहों पर है, लेकिन आम लोग उनके फैसलों का खामियाजा भुगत रहे हैं। ये तो बहुत। और इससे भी बुरा ये है कि ये ग्रुप विश्लेषण के मुताबिक आम लोगों की मौत का, उनकी तकलीफ का इस्तेमाल अपने प्रोपेगेंडा के लिए करता है। प्रोपेगेंडा के लिए? कैसे? इन त्रासदियों को दिखाकर वो अपना कंट्रोल मजबूत करते हैं और गजा और प्रतिरोध के नाम पर लोगों का समर्थन जुटाने की कोशिश करते हैं। अच्छा। और देश के अंदर भी जुल्म जारी है। मनमानी गिरफ्तारियां, UN के स्टाफ तक को झूठे इल्जाम लगाकर हिरासत में लेना, अविरोधियों को मौत की सजा देना, बच्चों को सैनिक बनाना, ये सब चल रहा है। तो मतलब भारी हमलों से वो कमजोर नहीं हुए? नहीं, विश्लेषण का एक अहम नतीजा यही है कि बाहरी हमलों से हूती कमजोर होने के बजाय उन्होंने इन हमलों का इस्तेमाल समाज पर अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए किया है। ये तो स्थिति को और भी ज्यादा उलझा देता है। बिल्कुल। तो फिर इस सबका निचोड़ क्या निकलता है? अब ये तो साफ है कि यमन का जो अपना संघर्ष था, वो अब पूरी तरह से ईरान और इजराइल के बड़े टकराव से जुड़ गया है। ORF का विश्लेषण भी यही कहता है कि ये दोनों संघर्ष अब इंटरसेक्ट कर चुके हैं, मतलब पूरी तरह मिल गए। हाँ,
और ये यकीनन एक बहुत खतरनाक नया फेज है। एक तरफ इजराइल के हमले हैं जो धीरे धीरे शुरू हुए थे पर अब ज्यादा सटीक हो रहे हैं। ये शायद हूथी के प्रति उसकी रणनीति में एक टेस्टिंग फेज का इशारा है। वो देख रहा है कि कितना दबाव काम करता है। समझ गया। और दूसरी तरफ ईरान है जिसने हूथी के लिए अपना समर्थन और मजबूत कर लिया है। हूथी अब उसकी रीजनल पॉलिसी का एक सेंट्रल पिलर बन गए हैं। और बीच में? और इस पूरी बड़ी जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात पर बीच में फंसे हैं आम यमनी नागरिक। वो एक ऐसे संघर्ष के शिकार हैं जिसमें उनका देश अब सिर्फ एक घरेलू युद्ध का मैदान नहीं बल्कि क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ताकत की लड़ाई में एक फ्रंटलाइन बन गया है। विश्लेषण इसी दुखद सच्चाई को सामने लाता है। तो आज की इस बातचीत में हमने ओआरएफ के विश्लेषण के जरिए ये समझने की कोशिश की कि यमन कैसे ईरान इजरायल संघर्ष का एक नया अहम केंद्र बन गया है। हमने ईरान की रणनीति देखी, हूथी का बदलता रोल देखा, इजरायल का जवाब देखा और इसका क्षेत्र पर और सबसे ज़रूरी आम नागरिकों पर जो भयानक असर पड़ रहा है उसे समझा। जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिक्स, प्रॉक्सी वॉर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स के रोल को समझने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस स्टडी है। और हाँ, यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये जो टकराव का चक्र है, ये बढ़ता ही जा रहा है। इसे तोड़ने के लिए किया क्या जा सकता है? क्या अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति सिर्फ बातें करने से आगे बढ़कर कुछ ठोस कर सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। और ये जो नशीली दवाओं के रूट बदलने की बात आई है, सीरिया से यमन, अगर ये सच है तो इसका क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा पर और क्या-क्या असर पड़ सकता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आसान नहीं है, पर सोचना जरूरी है। बिल्कुल। तो अगर श्रोताओं को ये चर्चा जानकारी भरी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई सवाल हैं या आप कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। हमें आपके विचार जानने में हमेशा खुशी होती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।